सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि पिछली कक्षा हम लोगों ने देखा था कि जो छोटे प्रत्यय हैं, जैसे टी प्रत्यय, टाप चाप प्रत्यय, ओम प्रत्यय, इनका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। और गीन प्रत्यय का भी अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। अब आज हम लोग करेंगे गीप प्रत्यय का अध्ययन। गीप प्रत्यय कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर गीप प्रत्यय के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें कितने सूत्र हैं, कितने वार्तिक हैं। तो एक हमारा सूत्र है ऋन्यभ्यो गीप, और इसके बाद जो हमारा सूत्र होगा वो उगितश्च, दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र टिड्ढाणै द्वय सजदघनै मात्रस्तयप ठक ठै कै कुर्पः, तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र ज्ञेयश्च, पांचवा सूत्र वयसि प्रथमे, छठवां सूत्र द्विगोः, सातवां सूत्र वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो न। ठीक। तो इस प्रकार से 7 सूत्र हैं और एक वार्तिक है नई स्नई कक्षुष तरुण तुलना नाम उपसंख्यान। इतना हमको जो है गीप प्रत्यय में पढ़ना है। तो गीप प्रत्यय हम लोगों को इतना पढ़ना है। तो हम प्रारंभ करते हैं ऋन्यभ्यो गीप से। जैसा कि गीप, गीश, गीन, इनमें केवल ई ही बचता है। तो रूप जैसे टाप में चाप टाप डाप ये 3 है, उसमें केवल आ ही बचता है। वहां पर हमारे लिए सरलता ये है कि केवल एक सूत्र और एक वार्तिक दिया हुआ है, अजाद्यतष्टाप और सूर्या देवतायाम चाप बच्चा। तो सूर्या में चाप होगा, अन्य जो भी आ वाले स्त्री प्रत्ययांत आएंगे वो टाप वाले होंगे। ये हमारे लिए सरलता है। ऊंग प्रत्यय में सब में ऊ ही रहेगा, तो ऊंग प्रत्यय में कोई हमें समस्या नहीं है। ती प्रत्यय है, ती प्रत्यय में भी केवल यूनस्ति एक सूत्र है, युक्ति बनाया हुआ है, वहां पर भी हमें कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद जो गीप गीस गीन है, इसमें समस्या होती है क्योंकि सब में ई ही बचता है। तो वहां पर हमें भेद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर गीप है, कहाँ से पे गीस है, कहाँ पर गीन है। तो गीन के लिए केवल एक सूत्र एक वार्तिक है, सार्गरवाद गियोगीन और नृ नरियोर वृद्धिश्च, ये वार्तिक है। सार्गरवाद गियोगीन यह सूत्र है, नृ नरियोर वृद्धिश्च यह एक वार्तिक है। तो सार्गरवाद योगिन से सार्गवी वैदी ब्राह्मणी, ये 3 उदाहरण वहां पर दिए हुए हैं। नृ नरियोर वृद्धिश्च से नारी। अब जब हम गीन को याद कर लेते हैं, फिर हमें बचता है गीप। गीस को हम सबसे अंत में देखेंगे क्योंकि उसका विषय जो है बड़ा है। तो गीप को हम देखते हैं। तो गीप में जो पहला सूत्र हम पढ़ रहे हैं वह है ऋन्यभ्यो गीप। ऋन्यभ्यो गीप कहता क्या है, तो यहां पर देखेंगे ऋन्यभ्यो गीप। ऋन्यभ्यो में 2 शब्द हैं, क्या है, ऋत, ऋत और नेभ्य। यह समस्त पद है, लेकिन हम सरलता के लिए अलग करके बता रहे हैं। ऋत अर्थात ह्रस्वरिकारांत जो शब्द हैं, तपर करण हुआ है ना, तो ह्रस्वरिकारांत। ऋत में तकार को ये रो अनुनास के अनुनासिकों से अनुनासिक आदेश हो गया है, तो ऋण हो गया है। ठीक है। इसमें ऋत ह्रस्वरिकारांत जो शब्द हैं और नेभ्य नकारांत जो शब्द हैं, उनसे स्त्रीत्व की कक्षा में
गीप प्रत्यय होता है। वृत्ति हम देखते हैं तो वही दिया हुआ है, ऋकारांतेभ्यः नकारांतेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः। ऋकारांत प्रातिपदिक से और नकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। ठीक, गकार सामान्य ग्रहणार्थ, गकार यहाँ पर सामान्य ग्रहण के लिए हुआ है, उसमें बचेगा ई ही। ठीक है, तो चलिए हम इसके उदाहरण को देखते हैं। इसका जो उदाहरण है वह है जैसे कर्त्री। क्री धातु से हमने त्रिश प्रत्यय किया, क्री धातु से हमने त्रिश प्रत्यय किया। अब यहाँ पर सार्वधातु कार्धातु के भ्यो से क्री के री को गुण हो गया, तो वर्ण से मिलन करने पर बना शब्द कर्त्री। अब कर्तृ शब्द का जब हम रूप पुल्लिंग में चलाते हैं तो कर्ता कर्तारनु, कर्ता कर्तारु कर्तारः चलता है, कर्ता बनता है। यदि हम स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्रीलिंग में इसका रूप चलाएंगे तो क्या करेंगे, तो स्त्रीत्व की विवक्षा में कोई हमें प्रत्यय करना होगा। तो वह प्रत्यय कौन सा होगा, इस प्रश्न पर उत्तर आता है ऋण्यभ्यो गीप। ऋकारांत जो प्रातिपदिक है, कर्तृ है, त्रिश प्रत्यांत है, कृदंत प्रत्यय है, तो कृतज्ञ समासाश से कर्तृ की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो कर्तृ क्या है, प्रातिपदिक भी है। तो कर्तृ शब्द से हमने स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय किया, गीप में केवल ई बचा। ठीक, अब ई बचा, जो री है कर्तृ का उसको इको यण से यण आदेश हो गया तो र हो गया, तो क्या बन गया, कर्तृ। ठीक है, क्री धातु से हमने त्रिश प्रत्यय किया, सार्वधातु कार्धातु के भ्यो से क्री के री को गुण हुआ, रूप बना कर्तृ। अब कर्तृ यह कृदंत प्रत्ययांत है, इसलिए कृतज्ञ समासाष्ट से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और यह ऋकारांत प्रातिपदिक है, इसलिए ऋण्यभ्यो गीप से यहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हो गया, गीप में केवल ई बचेगा, इको यण से कर्तृ के री को यण आदेश हो जाएगा, र हो जाएगा, तो कर्तृ ऐसा रूप बनेगा। अब यहाँ पर सु आएगा, सु में केवल स बचेगा, उ की संज्ञा उपदेश जो नासिक इससे। ठीक है, इसको पूरा हम देख ही लेते हैं इसकी प्रक्रिया। अब कर्तृ यह स्त्रीलिंग का रूप नहीं बन गया, कर्तृ क्योंकि हमें प्रयोग करना है, तो प्रयोग करने के लिए हमें सुविभक्ति लानी होगी। ठीक, यह प्रक्रिया हर जगह करना है, ग्यंत में और आबंत में। ठीक, क्योंकि उंगंत में हम देखेंगे तो कुरूहु वामोरूहु, वहां पर सु को रुत्ति विसर्ग हुआ है, लोप नहीं हुआ, तो लोप कैसे होता है, तो सु आया, सु में उ की संज्ञा उपदेश जो नासिक इससे केवल क्या बचा, और उ की उ का लोप हो गया, केवल बचा स। ठीक, अब ये स हलंत बचा। अब स की जो है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से अप्रिक्त संज्ञा हो गई, क्योंकि प्रत्यय में जब एक अल बचता है तो उस एक अल की अप्रिक्त संज्ञा हो जाए, तो स की अप्रिक्त संज्ञा हो गई। और एक सूत्र है, हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्स प्रकृतम हल, हलंत से परे, ग्यंत अर्थात गीप गीस गीन से परे, आबंत अर्थात चाप टाप डाप से परे, अप्रिक्त संज्ञक जो हल है उसका लोप हो जाता है। तो ये अप्रिक्त संज्ञा हो गई सकी, तो इसका हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्स प्रकृतम हल से लोप हो गया। तो अब ये पद हो गया कर्तृ, अब यह यहाँ पर रूप बना है कर्तृ। ठीक है, तो ग्यंत आबंत गीप गिस गीन में टाप चाप डाप में हमें यह प्रक्रिया करनी है। ऊंग में सु को रुत्ति विसर्ग हो जाता है, ती प्रत्यय में भी आप देखेंगे तो युवती ही बना है, सु को रुत्ति विसर्ग हुआ है। ठीक है, चलिए अब यह ऋकारांत का, हाँ त्रिच प्रत्यय सूत्र से आएगा, त्रिच प्रत्यय अणुल त्रिचा से, अणुल त्रिचो एक सूत्र है ना, कर्ता अर्थ में वह अणुल और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो त्रिच प्रत्यय आ गया। ठीक, अब देखिए, अब जो
त्रिच प्रत्ययांत जितने भी प्रातिपदिक होंगे उन त्रिच प्रत्ययांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की कक्षा में गीप प्रत्यय ही होगा। ऋन्यभ्यो गीप से कर्त्री, हर्त्री, धर्त्री। ठीक है, तो त्रिश प्रत्ययांत जितने भी शब्द होंगे उनसे स्त्रीत्व की कक्षा में गीप प्रत्यय ही आएगा। ऋकारांत, ऋकारांतेभ्यो, जैसे हर्त्री, एक उदाहरण यहाँ पर पुनः दे रहे हैं, क्या हर्त्री। तो हर्त्री के लिए हम केवल क्री को हटा देंगे। ठीक, केवल हमने क्री को हटा दिया। अब यहां पर हमने रख दिया ह्री, ह्री रख दिया। अब ह्री को जो है वही सार्वधातुकार धातुकियों से गुण हो गया, तो हर्त्री हो गया। गीप आया ऋन्यभ्यो गीप से, तो गीप में ई बचा, गकार की लशक को तो तस्य संज्ञा, इत संज्ञा, और तस्य लोपस उसका लोप, केवल ई बचा। अब हर्त्री, यहाँ पर हर्त्री हो गया, हर्त्री वही सु का फिर लोप हो जाएगा, तो हर्त्री यह रूप बनेगा। ठीक है, तो ये ऋकारांत का उदाहरण हो गया। अब ऋकारांत के बाद जो नांत है, नांत का उदाहरण हम लेते हैं, क्योंकि ये ऋन्यभ्यो गीप दो जगह करता है, ऋकारांत और नांत से। तो नांत का उदाहरण हम लेंगे तो दंडिन, दंडिन शब्द है, दंडिन ये नांत है। दंड है जिसके पास ऐसा दंडी, तो इसका जब हम रूप चलाते हैं तो दंडी, दंडिनौ, दंडिन, यह पुल्लिंग रूप चलता है। अब स्त्रीलिंग कोई ऐसे दंडी है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वहां पर हम स्त्रीत्व विवक्षा में कोई प्रत्यय करेंगे। तो कौन सा प्रत्यय होगा, चाप होगा, टाप होगा, ऊंग होगा, अथवा गीप गिस गीन में क्या होगा। तो यहाँ पर ऋन्यभ्यो गीप नकारांत है, यह प्रातिपदिक। ठीक है, नकारांत प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक है, इसलिए यहाँ पर गीप प्रत्यय हो गया, गीप में केवल ई बचा। अब यहाँ पर वर्ण सम्मेलन कर देंगे, बन जाएगा दंडिनी। ऐसे ही छत्रिन शब्द से छत्रिणी बन जाएगा, णकार को नकार को डकार हो जाएगा, अट को प्वांग नुम विवाह पी से। ठीक है, तो दंडिनी छत्रिणी। अब यह हमारा उदाहरण किसका हुआ, ऋकारांत और नांत का। ठीक, अब हम अगले सूत्र पर चलते हैं। देखिए, अब अगला हमारा सूत्र है उगितश्च। अब उगितश्च को हम देखते हैं कि उगितश्च में उगितश्च का अर्थ हम कैसे निकालेंगे। इसका सबसे हम पहले संधि विच्छेद करेंगे, तो उक इतः च। उगितः यह एक पद है, लेकिन हम अर्थ निकालने के लिए उक को अलग कर लिए हैं। ठीक है, इसमें दो शब्द हैं, उगितः और च। उगितः को हम समझने के लिए उक इतः, उक प्रत्याहार के वर्ण है इत संज्ञक जिसमें, ठीक है, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की कक्षा में गीप प्रत्यय होता है। उक प्रत्याहार में उ, री, लृ, अयुण, रिलृक, यहाँ के ई से लेकर ओ, री, लृ, ये तीन वर्ण हैं इत संज्ञक जिसमें ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की कक्षा में गीप प्रत्यय होता है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं वृत्ति में, उगितन उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्। उगिदंत अर्थात उक है इत जिसमें ऐसे प्रत्ययांत, उक है इत जिसमें ऐसे प्रत्ययांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं उदाहरण को लेकर के कि कैसे यहाँ पर स्पष्ट होगा। देखिए, आवाज तो स्पष्ट आ रही है ना हमारी। ठीक है, चलिए।
अब हम देखते हैं कि इसके उदाहरण को लेकर देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर एक शब्द लेते हैं भवती। अब यहाँ पर हमें शंका होती है, भवती भी है भवंती भी है, तो यहाँ पर प्रत्यय का भेद है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग प्रत्यय प्रत्यय हुए हैं। भवती में अलग प्रत्यय हुआ है, भवंती में अलग प्रत्यय हुआ है। तो कैसे यह भवती बना, कैसे भवंती बना, तो देखते हैं। देखिए, भा धातु है, भा धातु से हमने डबत प्रत्यय किया, भा धातु से हमने डबत प्रत्यय किया, डबतु। ठीक है, डबतु। अब डबत में डकार की संज्ञा चुटु से उसका लोप हो गया। डबत में उकार की संज्ञा उपदेशे जुन्नासिक इससे उसका लोप हो गया। केवल बचा इसमें अवत, भा धन अवत। अब डबत को हम हटा करके केवल अवत कर देते हैं, अवत हो गया। अब इस अवस्था में भा की भसंज्ञा उसका लोप, ठीक है, भा के आका लोप और अवत जुड़ गया, तो बन गया शब्द हमारा भवत। अब भवत शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में हम कौन सा प्रत्यय करेंगे, तो यहाँ पर आएगा उगितश्च। क्यों उगितश्च आएगा, क्योंकि यहाँ पर डवतु प्रत्यय हुआ है भा धातु से, डवतु। और डवत में उकार की संज्ञा हुई है, उकार क्या है, उक प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए भवत शब्द कैसा प्रातिपदिक हो गया, उगिदंत प्रातिपदिक हुआ। तो भवत शब्द से हम कौन सा प्रत्यय लाएंगे स्थिति विवक्षा में, तो गीप लाएंगे। तो हो गया यहाँ पर भवत गीप, गीप में केवल ई बचा, वर्ण सम्मेलन कर दिया हमने, भवती। वैसे ही भवती से सु आया, सु में स बचा, और हलंग्या में दीर्घा सुतस्पिक्तम हल से उसका लोप हो गया, भवती यह रूप सिद्ध हुआ। ठीक है, अब देखिए भवती के बाद अब भवंती शब्द है। भवंती शब्द कैसे बना, भवंती रूप कैसे सिद्ध होता है, अब उसको हम देखते हैं। देखिए, अब भू धातु से हमने क्षत्रि प्रत्यय किया, भू धातु से हमने क्षत्रि प्रत्यय किया। अब क्षत्रि प्रत्यय में शकार की संज्ञा लशक तद्धिते से, और ऋकार की संज्ञा उपदेशे जनुनासिक इससे, बचा केवल अत। क्या बचा, भू अत। अब यहाँ पर भू के ऊ की जो है, भू के ऊ को गुण हो जाएगा किस सूत्र से, सार्वधातु कार धातु की यो हो, तो हो गया भू क्षमता। तो यहाँ पर हो गया भू अत। ठीक, अब एचो एवा याभा से हमने ओ को अव आदेश कर दिया, वर्ण सम्मेलन करके भवत बना। अब देखिए यह भवत शब्द है। अब भवत शब्द कैसा है, क्षत्रि प्रत्ययांत है। क्षत्रि प्रत्ययांत कैसा प्रत्यय है, उगिदन, उगित है, उगित अर्थात उक प्रत्याहार का वर्ण है यहाँ पर री, री की इस संज्ञा हुई है, तो यह भवत शब्द कैसा हो गया, उगिदंत प्रातिपदिक, कृतध्य समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी भवत की। तो यह भवत शब्द कैसा होगा,
उगिदंत प्रातिपदिक है। अब इससे स्त्रीलित की विवक्षा में हम गीप प्रत्यय लाएंगे। द्वीप में बचेगा केवल ई। वर्ण सम्मेलन हमने कर दिया, भवती हो गया। वैसे ही पूर्वत सु लाएंगे, सु में उ की संज्ञा, उसका तस्लोप लोप, केवल स बचा। सकार की अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय सप्रयुक्त संज्ञा, और उस सकार की हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतम हल से लोप हो जाएगा, केवल भवती। यह भवती यह पद हो गया। तो भवती शब्द किस प्रत्ययांत का है? गीप प्रत्ययांत है। ठीक है। अब इसके पश्चात हम अगले उदाहरण को लेते हैं। अगला उदाहरण है हमारा पचंती। अब हम पच धातु से क्षत्रि प्रत्यय करते हैं। अच्छा हाँ, भवती, भवती के में नुम का आगम भी हम करेंगे, क्षम्यता। तो भवती बनाना, भवती बना, और भवती, भवंती बनाना है हमें। तो क्षत्रिय प्रत्ययांत में भवती शब्द बनता है, भवती। ठीक। अब भवती शब्द को हमें भवंती बनाना है, तो यहां पर एक सूत्र आएगा शप श्यन और नित्यम। देखिए यहां पर एक बात और, पुनः इस भवंती को हम बनाते हैं। देखिए भू धातु है, भू धातु से हमने क्षत्रि प्रत्यय किया। क्षत्रि में शकार की संज्ञा लशक तद्धिते से, ऋकार की संज्ञा उपदेशी जनुनासे किससे, दोनों का तस्य लोप से लोप, भू अत हो गया। अब भू अत इस अवस्था में कर्तरि शब्द से शप प्रत्यय आएगा, शप विकरण आएगा, भू होगा, शप में केवल अ बचेगा, शकार की संज्ञा लशक तद्धिते से, और पकार की संज्ञा हलंत्यम से, दोनों का लोप, केवल अ बचेगा, भू अ अत। अब यहाँ पर जो ये अत है, अ शब का अ है और अत का अ है, यहाँ पर अतो गुणे रूप लगेगा। अतो गुणे कहता है अपदांत ह्रस्व आकार से परे यदि कोई गुण संज्ञक वर्ण हो तो वहां पर रूप हो जाता है। तो आकार की भी गुण संज्ञा होती है अदेंग गुण से, तो यहाँ पर रूप हो जाएगा, बचेगा भू अत। अब वही सार्वधातु सार्वधातु का धातुकियों से भू को गुण हो जाएगा, भू अत एचो याभा से भवत हो गया। ठीक। अब भवत शब्द से हमने सेत की विवक्षा में उगितश्च से गीप प्रत्यय किया, तो हो गया भवती। अब भवती शब्द है। अब जब हम भवती शब्द बनाते हैं तो वहां पर एक सूत्र आता है शप श्यन और नित्यम। शप और शन जहां पर हुआ है वहां पर नुम का आगम हो जाता है। ठीक है। शप और शन जहां पर हुआ है वहां पर हम नुम का आगम करते हैं। अब यहाँ पर भवत शब्द में हम देखेंगे कि भवत शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो शप का शप विकर्ण। ठीक है। शप और शन विकरण होता है, जो हम 10 गणों में पढ़ते हैं तो 10 गणों में विकरण का आगम होता है। जैसे शप का आगम, शन का आगम, कहीं शप का लोप हो जाता है, इत्यादि रूप से। ठीक। क्षम्यता। तो शप और शन का आगम होता है। अब यहाँ पर ये नुम का आगम होता क्यों है, तो शप और शन इनके ये जहां पर आगम हुए हैं ऐसे क्षत्रिय प्रत्ययांत से। ठीक है। यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है भौतिक से, तो ऐसे क्षत्रिय प्रत्ययांत से नुम का आगम हो जाता है। अब नुम क्या होता है, नुम होता है हमारा क्या, मित होता है। तो भवत शब्द है और गीप का ई है, यहाँ पर भवत शब्द से हम नुम का आगम करेंगे तो नुम क्या है, मित है। और मित कहाँ बैठता है, मिदचो अंत्यात पर है।
जो अंतिम अच है, वकार का अच है अ, तो उसके बाद बैठेगा न। तो भवंत, ई जुड़ गया भवंती। ठीक। अब पचंती में हम इसको अच्छे से देखते हैं, पचंती रूप कैसे बन रहा है। सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न तो नहीं इसमें? स्पष्ट हो रहा है ना? अब देखिए, अब हम पच धातु से क्षत्रि प्रत्यय करते हैं। पच धातु से हमने क्षत्रि प्रत्यय किया, क्षत्रि में केवल अत बचा। ठीक। यहाँ पर अब हम कर्तव्य शब्द से सप लाएंगे। पच अ अत हुआ, यहाँ पर बीच में भी अ रहेगा। अब अतो गुण से शब का आ जो है अत में जो है पररूप हो जाएगा, तो पच अत हो गया। हम स्वर्ण सम्मेलन कर लिए, पचत हो गया। अब यहाँ पर जो है उगितश्च से गीप प्रत्यय लाए, गीप प्रत्यय में केवल ई बचा। ठीक। पचत ई हो गया। अब यहाँ पर सूत्र लगा शब शनोर नित्यम, यहाँ पर शब का आगम हुआ था, इसलिए नुम का आगम हो जाएगा। पचत में नुम क्या है? मित है, तो अंतिम अच के बाद बैठेगा। तो अंतिम अच पचत में क्या है? च का अ, उसके बाद आया तो पचंत। नुम में केवल न बचता है। ठीक। उकार की संज्ञा उपदेश जो नासिक से और मकार की संज्ञा हलंत्यम से, दोनों का लोप हो जाए, केवल न बचता है। तो पचंत ई हो गया, वर्ण सम्मेलन कर लिए, पचंती हो गया। अब सु आया, सु में केवल स बचा। उकार की संज्ञा उपदेश जनुनासिक से तस्य लोप से उसका लोप हो गया, केवल स बचा। अब इसके पश्चात सकार की अप्रत्यय काल प्रत्यय से अप्रयुक्त संज्ञा, हलंग्या दीर्घा प्रयुक्तम हल से इसका लोप हो गया। अब हमारा रूप बना पचंती। ठीक है। या अब यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यांत है ये। अब क्षत्रि प्रत्यांत क्या है? रिदंत है, रिकारांत है। रिकार क्या है? उक प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए पचत शब्द से, क्षत्रि प्रत्यांत शब्द से क्या हो गया? उगितश्च से गीप प्रत्यय हुआ। अब ये भी ध्यान रखना है कि क्षत्रि प्रत्यांत जितने भी शब्द होंगे उनसे स्त्रीत की व्याख्या में गीप प्रत्यय ही आएगा, उगितश्च इस सूत्र से। अब दिव्यंती। भैया मेरा पचंती हाँ, थोड़ा सा छूट गया नाम से, फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा देखिए, पचंती पच धातु से हमने क्षत्रि प्रत्यय किया। अब क्षत्रि प्रत्यय में केवल अत बचा। ठीक। शकार की संज्ञा लशक उत्तरदिते से और रिकार की संज्ञा उपदेशे दिनुनासिक से केवल अत बचा, पच अत हो गया। अब यहाँ पर कर्तव्य शब्द से हम शप लाएंगे, शप में केवल अ बचेगा, जो बीच में छोटा सा लिखा हुआ है। शप में केवल अ बचेगा, तो पच अ अत। अब यहाँ पर अ और अत में अतो गुण से पररूप हो गया, तो क्या हो जाएगा? पच अत। ठीक। अब पच अत को हम वर्ण से मेलन कर दिए, तो यहाँ पर हो गया पचत। अब पचत शब्द से स्त्री की व्याख्या में हमने उगितश्च से गीप प्रत्यय लाया, गीप में ई बचा। अब गीप ही प्रत्यय क्यों आया? क्योंकि पचत जो शब्द है वो क्षत्रिय प्रत्ययांत है, और क्षत्रिय प्रत्ययांत तो उगित प्रत्यय है। क्षत्रिय में रिकार की इस संज्ञा हो जाती है, जो री है वह उक प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए जो क्षत्रिय प्रत्यय है वो उगित प्रत्यय है, और क्षत्रिय प्रत्ययांत जो पचत है वो उगिदंत प्रातिपदिक होगा। पचत की प्रातिपदिक संज्ञा कृतज्ञ समासार्थ से। तो पचत क्या है? प्रातिपदिक है। कैसा प्रातिपदिक प्रतीक है? उगिदंत प्रातिपदिक है। उक है इत, जिसमें ऐसे प्रत्यय से अंत होने वाला प्रातिपदिक है पचत। तो पचत से हमने गीप प्रत्यय किया, उगितश्च से पचत ई हुआ। अब यहाँ पर शप शनोर नित्यम से नुम का आगम हुआ। नुम क्या है? मित है। मित शब्द कहाँ बैठता है? मिदचो अंत्यात पर, अंतिम अच के बाद। तो पचत में अंतिम अच है चकार का अ, उसके बाद नुम बैठा न,
नुम में केवल न बचा, तो पचंत ई हो गया, और पचंत ई को का हम सम्मेलन कर दिए तो पचंती हो गया। अब इसको पद बनाने के लिए पद बनाना आवश्यक है, क्योंकि अपद न प्रयुंजीत, बिना पद के प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए पद बनाना है। तो पचंती से सु प्रत्यय लाया, सु में उ की संज्ञा उपदेश जो नासिक से उसका लोप हो गया, केवल स बचा। अब सकार का अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय प्रत्यय से सकार का जो है सकार की अप्रयुक्त संज्ञा हो गई। और अप्रयुक्त संज्ञा का फल क्या हुआ, क्योंकि जो भी संज्ञा होती है उसका कोई न कोई फल होता है। या संज्ञा सा सा फलवती, जो संज्ञा होती है उसका कोई न कोई फल होता है। तो सकार की अप्रयुक्त संज्ञा हुई है, तो उसका फल क्या होगा, तो उसका फल ये होगा कि हलंग्याबो दीर्घा सुतिस्य पिक्तम हल, हलंत से परे अप्रयुक्त संज्ञा कोई हल हो, अथवा ग्यंत से परे गीप गीस गींत से परे कोई हल अप्रयुक्त संज्ञक हो, अथवा आबंत से परे चाप टाप डाप से परे कोई हल अप्रयुक्त संज्ञक हो, तो उसका लोप हो जाता है। हलंग्याभ्यो दीर्घास्तम हल, तो यहाँ पर ग्यंत से परे है, गीप से परे है, इसलिए इस सकार का लोप हो जाएगा। तो पचंती ऐसा पद हमारा बनेगा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? हाँ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला हमारा उदाहरण है दिव्यंती। अब यहाँ पर क्या था, शप शनोर नित्यम, शप और शन से जो है नुम का आगम होता है, तो ये शप का उदाहरण था पचंती भवंती। अब दिव्यंती शन का उदाहरण अब दे रहे हैं आगे। ठीक, दिव्यंती, अब दीव धातु है। ठीक, दिव धातु है, उसको हम दीव ही करते हैं, क्योंकि हमें प्रत्यय को विशेष देखना है, तो हम दीव कर दिए, दीव। ठीक, दीव से क्षत्रि प्रत्यय हुआ, क्षत्रि में केवल अत बचा। ठीक, पूर्व में हम सब बता दिए इसलिए शॉर्ट कर चल रहे हैं। दीप से क्षत्रि प्रत्यय, क्षत्रि में अत बचा। अब यहाँ पर दिवादिभ्य शन से शन विकरण आएगा, तो शन में केवल यह बचता है, तो दीव य अत। ठीक, अब यहाँ पर हम इसका वर्ण सम्मेलन, शन में केवल शकार की संज्ञा लशक द्वितीय से, नकार की संज्ञा, नकार की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, दोनों का तस्लोप असलोप, केवल यह बचा, तो इसका वर्ण सम्मेलन कर दिए हम, तो दिव्यत हो गया। ठीक, अब देखिए एक मिनट, दिवादिभ्य शन, अब यहाँ पर जो शन प्रत्यय हो रहा है, देखिए अब शन प्रत्यय में जो यह है, यह में अ रहेगा, अ हलंत नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा शंका हो गई। यहाँ पर भी अतोगुणे से गुण हो जाएगा, क्योंकि गुण संज्ञक पर में है, तो अतोगुणे से उसका गुण हो जाए, उसका जो है पररूप हो जाएगा, तो यत हो जाएगा, तो दिव्यत। ठीक है, हाँ, क्या कुछ प्रश्न है क्या? हाँ सर, जब सपोज क्रू धातु से हम शत्रु प्रत्यय बनाएंगे और इसका स्त्रीलिंग करने से तो कुर्बंती होगा क्या कुर्बती होगा? देखिए जो क्री धातु हमारा है वो किस गण का है, इसको हमको देखना पड़ेगा ना। सर ठीक है, जो क्री धातु है वो किस गण का है हमारा, ये हमें देखना होगा। और जब हम गण मालूम कर लेंगे, देखिए नकार कहाँ पर होता है और नकार कहाँ पर नहीं होता है, इसके लिए हमें गण का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। सर ठीक, हाँ, तो किस गण का है ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो क्री जो धातु है हमारा, क्री दुक्रिय करणे,
ठीक। डुक्रीकरणे जो धातु है वो तनादि का है, तो तनादि में न तो श्यन होता है और न तो क्षत्रि होता है, ठीक। और जो नुम का आगम होता है वो किससे होता है, शप श्यन और नित्यम। वहां पर शप होना चाहिए अथवा श्यन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो क्री धातु जो डुक्रीय करणे हमारा धातु है वह तनादि गण का है, और तनादि गण में शप और श्यन नहीं होता है, ठीक। इसलिए वहां पर नुम का आगम नहीं होगा, कुर्वती ऐसा बनेगा। कुर्वती। और सर भू के साथ कुर्वती। जो होगा वो शत्रु, भू के साथ जो शत्रु प्रत्यय होने के भवंती होता है वो तो शत्रु प्रत्यय की बिल्कुल। बात है, लेकिन जो भवती शब्द होता है जिसका स्त्रीलिंग में मीनिंग होता है आप, तो वो शब्द अलग है ना। भवन, जैसे भवान का हाँ स्त्रीलिंग जो भवती। हाँ, वो अलग है, वो अलग है, वो तो प्रातिपदिक ही है बहुत ही, ठीक है, वो सर अलग शब्द है। ठीक है, चलिए। तो दिव धातु से यहाँ पर ये अगर हम इसको ह्रस्व ही करें, मान लीजिए हम इसको दीर्घ नहीं करते हुए चलें, इसको हमने क्या किया, इसको हमने ह्रस्व ही कर दिया, ठीक। अब देखिए ह्रस्व करते हुए हम चलते, क्योंकि ये है तो दिव धातु है, दिव धातु है, ठीक है। अब दिवादिभ्य शिन हुआ, दिव य अत। अब यहाँ पर जो दिव धातु है उसकी अलोन्त्यात पूर्व उपधा से दिव के इकार की उपधा संज्ञा हो गई, और एक सूत्र आएगा हलिच, हलिच सूत्र से यहाँ पर दिव धातु के इकार की को वृद्धि आदेश हो जाएगा, तो दीव बन जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर दीव। अब यकार को, यकार में जो अकार है और अत में जो अकार है, यहाँ पर अतो गुण से पररूप आदेश हो जाएगा, तो वर्ण सम्मेलन करने पर दिव्यत बनेगा। अब दिव्यत यह क्या है, शन यहाँ पर आगम हुआ है, तो सबसे पहले हम स्त्रीत्व की विवक्षा में गी प्रत्यय करेंगे उपतिष्ठ से, क्योंकि क्षत्रि प्रत्ययांत है, क्षत्रि प्रत्यय रिदंत है, रिकार की इस संज्ञा होती है, इसलिए यह उगित प्रत्यय है, और उगित प्रत्यय अंत में है जिसके ऐसा दिव्यत, यह इसकी कृतज्ञ समासार से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और यह उगित प्रत्ययांत है इसलिए उगिदंत प्रातिपदिक हो गया। इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गी प्रत्यय हुआ उगितश्च सूत्र से, उगितश्च अब गी प्रत्यय में केवल बचेगा ई, ठीक। अब यहाँ पर जो है शप शनोर नित्यम से नुम का आगम हो गया, नुम मित है, तुम दिचो अंत्यात पर से अंतिम के बाद बैठेगा, तो यकार में जो अकार है वो उसके बाद नकार होगा, तो दिव्यंती इकार जोड़ देंगे वर्ण सम्मेलन करके, तो हो गया हमारा दिव्यंती, ठीक है। अब दिव्यंती हुआ, अब यहां पर सु प्रत्यय लाएंगे, सु, सु में उकार की संज्ञा उपदेश जुन्नासिक से उसका लोप, केवल स बचा, सकार की अप्रत्यय काल प्रत्यय से अप्रत्यय संज्ञा, और इसके बाद हलंग्याभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रयुक्तम हल से इसका जो है लोप हो जाएगा, तो हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा दिव्यंती, ठीक। ये हमारा सूत्र हुआ। तो आज समय पर्याप्त हो गया है। अब कोई यदि प्रश्न किसी का तो भी पूछ लें, कोई कठिनता तो नहीं हो रही है, और सरल इसको बताया जाए, इतनी प्रक्रिया न करके और छोटा किया जाए, अथवा ऐसे ही चला जाए।